आम चुनाव 2014 निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। बहुत दिनों से इंतजार था और मोदी का घोषणा पत्र आज आखिर आ गया। बहुत कुछ है इस पर चर्चा करने और कांग्रेस के घोषणा पत्र से इसकी तुलना की गई और आने वाले दिनों में निष्कर्ष में ये किया भी जाएगा। लेकिन आज घोषणा पत्र की दो अनोखी और स्पष्ट बातों पर होगी चर्चा। मैं हूं दिनेश गौतम और पहला मुद्दा इसमें यह होगा कि घोषणा पत्र में शहरीकरण को लेकर वादे किए गए हैं। 100 नए शहर बसाने के बारे में बात की गई है और दूसरा मुद्दा यह है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। कहा गया है कि मुख्यमंत्री जो होंगे वो प्रधानमंत्री के समकक्ष माने जाएंगे जब विकास के संदर्भ में टीम इंडिया की चर्चा होगी। पहले आधे घंटे में मोदी के 100 नए स्मार्ट शहरों के वादे और उसके बाद आधे घंटे मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के समकक्ष रखने पर विचार जो है उस पर चर्चा। और इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ अजय सिंह साहब जुड़ रहे हैं, संपादक हैं गवर्नेंस नाउ के, जो कि एक पॉलिसी मैगजीन है। हमारे साथ प्रोफेसर मुनीर आलम भी जुड़ रहे हैं, जो कि अर्थशास्त्र के जानकार हैं और वो पढ़ाते भी हैं। हमारे साथ संजय जी जुड़ रहे हैं, फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर हैं। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जुड़ रही हैं, सीनियर सहायक संपादक हैं फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप की। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ मेहमान आउट स्टेशन से भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरविंद मोहन साहब जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं वो भी, और बद्री साहब भी आपको इस वक्त इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि जातीय मामलों के जानकार हैं और इलाहाबाद में प्रोफेसर भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहले सेगमेंट में आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं गांधी जी की सोच को क्या नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो से चुनौती मिल रही है। और दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि जो 100 बात की गई है कि सिटीज, नई सिटीज होंगी जिसको रूरल और अर्बन मिला के रूरबन की एक नाम दिया गया है, कि बिल्कुल मॉडल सिटी होंगी जो गांवों से शहरों की ओर एक बीच में एक पुल का काम करेगी। और जाहिर है इसके अगले आधे घंटे पर हम दूसरे एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अभी रुख करें पहले विषय का और देखें आज का निष्कर्ष। तो गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है। लेकिन अब ये जो मैनिफेस्टो आया है, जिसको हम बीजेपी के मैनिफेस्टो की बजाय हम कहें कि मोदी का मैनिफेस्टो है, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। क्या इसमें इस थॉट पर, इस फिलॉसफी पर सवाल उठाया गया है या इस पर रीथिंक करके इसको एक नया जामा पहनाया गया है? और अगर ऐसा किया गया है तो इसका असर क्या होगा? क्या ये किया जा सकता है या सिर्फ इसी तरह से मैनिफेस्टो में एक बात कह दी गई है, एक कॉन्सेप्ट उछाला गया है? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। मोदी अब नए किस्म के भारत का निर्माण चाहते हैं। 60 महीने मांग रहे हैं मोदी और आज जारी हुए घोषणा पत्र में पार्टी ने वादों का पिटारा खोला, जिसमें 100 नए शहरों के निर्माण की बात भी कही गई। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और इस कथन का आधार यह था कि भारत की आबादी का ज्यादातर हिस्सा गांवों में ही बसता रहा है और आजीविका के लिए अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर रहे हैं। ये बदलते वक्त का तकाजा है या शहरी और ग्रामीण आबादी के घटते अंतर की वजह से, या फिर नरेंद्र मोदी की अपनी सोच? लेकिन नरेंद्र मोदी जिस घोषणा पत्र को गीता की तरह पवित्र बताते हैं, उसमें उन्होंने गांधी जी की उसी सोच को चुनौती दी। गांवों में भारत वाली गांधी जी की सोच को एक धर्म वाक्य के तौर पर लिया गया, जिसमें कभी किसी तब्दीली की गुंजाइश नहीं समझी गई। लेकिन मोदी ने चुनाव के पहले के अपने भाषणों में भी इसका जिक्र किया और अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 100 ऐसे नए शहरों के बारे में वादा कर रही है जो शहरों और गांवों के बीच की दूरी को तो पाटेंगे ही, देश के ज्यादातर नागरिकों को भी विकास के फायदे दे पाएंगे। देश में शहरीकरण तो लगातार हुआ, लेकिन नियोजित तरीके से नहीं, और ऐसा शायद इसलिए कि हमारे हुक्मरान इस बात को जहन में जगह नहीं दे पाए कि भारत का मतलब शहर भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के मन में ये बात गहरी बैठी रही कि असल भारत की बात करनी है
तो गांव की बात करनी होगी। तो क्या अब वक्त बदल गया है? आधुनिक भारत की तकदीर अब क्या शहरों में लिखी जाएगी? ये कहा जाएगा कि अब भारत की आत्मा शहरों में भी बसती है। क्या भारत का मतलब गांव वाले गांधी जी के कथन पर पुनर्विचार का वक्त आ गया है? और क्या शहरीकरण समस्या नहीं बल्कि सचमुच एक अवसर है? समय के लिए दिनेश गौतम। तो क्या वो जमाना अब नहीं रहा, क्या वो दिन अब नहीं रहे जब ये कहा जा सके कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है? अजय, आपसे शुरू करते हैं। आप तो इतिहास बहुत जानते हैं और इतिहास से आप यहां तक लगातार स्टडी करते रहते हैं कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पे रीथिंक कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो एक बात जो 60-70 साल पहले कही गई थी कि आत्मा गांव में बसती है, क्या जरूरी है कि हम उस पर रीथिंक ना कर सकें? क्या ये सही वक्त है रीथिंक करने का? लेकिन हमें लग रहा है कि ये कोई जो रीथिंक की बात है ये आज की नहीं है। 47 में ही इस पर रीथिंक हो गया था और जो सरकार आई थी उसने गांधी की अवधारणा से अपने को बिल्कुल अलग कर लिया था। तो आप अगर देखें तो उस समय भी जो सरकार थी, जो उस समय की इकोनॉमिक नीति थी, आर्थिक नीति थी, वो गांधी की अवधारणा से बिल्कुल अलग थी। गांधी का जो गांव का एक कॉन्सेप्ट था वो बाद के लोगों ने नहीं माना, और आज अगर ये नहीं मान रहे तो कोई अनहोनी नहीं कर रहे हैं। ये जो नेहरू ने असल में सोचा कि नए भारत का निर्माण इस तरीके से किया जाए कि इंडस्ट्रीज हों, मशीनें हों, लेकिन अभी जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 100 ऐसे स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे जो शहरों और गांव के बीच में अभी जो एक बड़ा फासला है उसको पाटने का काम करेंगे। गांव में भी शहरों वाली सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी। क्या मुनीर साहब, ये एक बदलती अवधारणा है? पहले गांव में ही आत्मा बसती है हिंदुस्तान की, ये कहा जो जाता था, अब वो दौर आ गया है शायद पॉपुलेशन अर्बन और रूरल के रेशियो की वजह से, बदलते रेशियो की वजह से, कि अब ये कहा जाए कि शहरों में भी वो आत्मा बसती है। देखिए, जहां तक इकोनॉमिक्स की बात, हमारी समझ से हमेशा इकोनॉमिस्ट ने इस बात की कोशिश की है कि माइग्रेशन जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ हो सके, और ताकि लोगों को ज्यादातर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी, क्योंकि हुआ ये कि देहातों में हम उस तरह की तरक्की, हम उस तरह के हॉस्पिटल, हम उस तरह की एजुकेशन, हम उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों को मुहैया नहीं कर सके। कोशिश ये हुई कि साहब हम अगर देहात से, अच्छा देहात की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिवाय आप एग्रीकल्चर के आपके पास कुछ और ये हमेशा डेवलपमेंट का मापदंड ये रहा है कि हम एग्रेरियन सिस्टम से इंडस्ट्रियल सिस्टम की तरफ आए। इंडस्ट्रियल सिस्टम चूंकि अर्बन एरिया में डेवलप हुआ, इसलिए कोशिश हुई कि माइग्रेशन हो सके, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, या अर्बनाइजेशन हो सके। बहुत ही अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हिंदुस्तान में अर्बनाइजेशन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का अर्बनाइजेशन हुआ नहीं। अभी भी 28-29% ही तो हमारी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में, बकिया या तो छोटे शहरों में है और या 60% से ज्यादा अभी हमारी आबादी जो है रूरल एरियाज में है। सो मेरा ख्याल ये है कि ये कोई बहुत बड़ा पीछे जो हमारी जो हिस्टोरिकली चला रहा है, जैसा आपने कहा, मेरी समझ से कोई बहुत ज्यादा ब्रेक तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस एक मैं छोटी सी बात बस मैं ये कह दूं कि जो अर्बन डेवलपमेंट हमारा हुआ है, उसमें जिस तरह से हमने अर्बन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से डेवलप करना चाहिए था नहीं कर सके, नतीजा ये हुआ कि जो लोग माइग्रेट करके रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आए वो आकर के किसी झुग्गी में चले गए, कहीं स्लम में चले गए। हम इस एस्पेक्ट पे आएंगे कि ये जो अनप्लान तरीके से, असंतुलित तरीके से जो अर्बनाइजेशन हुआ है या शहरीकरण हुआ है, लेकिन आपके पास इस बात को मैं लेके आना चाहती हूँ कि इतने सालों में